ठीक है, तो ये अपने पास आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर से पहला रिजल्ट आ गया कि ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। तो यहाँ पे लैम्डा आइगन वैल्यू है, एक्स अपने पास आइगन वेक्टर है। तो अगर अपने को एक एक्स नॉन जीरो वेक्टर चाहिए तो इसको मैं ये साइड लाके जब ये इस फॉर्म में लिख रहा हूँ तो ये अपने पास एक क्या आ रहा है, बी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये अपने पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इसके पास नॉन जीरो सॉल्यूशन कब होगा, जब इसका डिटर्मिनेंट क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो इसका मतलब लैम्डा ए का आइगन वैल्यू कब होगा, जब बी का डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, जीरो। और बी क्या है अपने पास, ए माइनस लैम्डा आई। तो यहां से कंडीशन निकल के आया कि लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो। और बी क्या था अपने पास, ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू जीरो। और जब डिटर्मिनेंट जीरो है तो इस केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, अरे सॉरी, ए माइनस लैम्डा आई इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है इसका मतलब क्या होगा कि जब मैं इसका कर्नल निकालूंगा ए माइनस लैम्डा आई, ये किसके इक्वल आ जाएगा, कोई नॉन जीरो वेक्टर आएगा। क्योंकि अगर नॉन सिंगुलर होता तो सिर्फ जीरो वेक्टर ही जीरो के पास जा रहा है, लेकिन अगर ये सिंगुलर है इसका मतलब ऐसे नॉन जीरो वेक्टर भी है जो कर्नल के अंदर आएंगे। तो कर्नल अब जीरो नहीं होगा, इसमें और भी नॉन जीरो वेक्टर्स आएंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि ए माइनस लैम्डा आई इज नॉट वन वन। ठीक है, तो ये सब रिजल्ट यहां से निकल के आ गए। यहां तक किसी को डाउट? हेलो, अब इसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, अगर मेरे पास ए एक n बाय n ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो मैं डिफाइन करूंगा एक पॉलिनोमियल लैम्डा के टर्म्स में, ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये अपने पास एक पॉलिनोमियल है। अब हम लोग डिफाइन करते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, एफ ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो मिलेगा इसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये क्या बनता है, एक लैम्डा के टर्म्स में पॉलिनोमियल बनेगा। और कितने डिग्री का बनेगा, तो एफ ऑफ लैम्डा इज एन पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n and roots of is an eigen value of a। ठीक है, तो हम लोग ने एक पॉलिनोमियल डिफाइन किया एफ ऑफ लैम्डा, ए माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट जो भी आएगा, यहां से अपने पास एक पॉलिनोमियल आएगा लैम्डा के टर्म्स में। अगर मैं उसको जीरो के इक्वल ले लूं तो ये एक इक्वेशन बन गया, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और इसके रूट को क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट, या इसी को हम लोग आइगन वैल्यू ऑफ ए बोलते हैं। तो ये अपने पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। ठीक है, तो यहां से हम लोग अगर कभी किसी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू निकालना है तो इसका यूज करके एक पॉलिनोमियल बनाएंगे, और उस पॉलिनोमियल का या फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, उसके जो रूट आएंगे वही अपने क्या हो जाते हैं, आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। अब कितने एग्जैक्टली कितने आइगन वैल्यूज आएंगे, जितने जितने डायमेंशन का अपने पास मैट्रिक्स होगा। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर n बाय n है तो उसके पास n डिस्टिंक्ट रूट होंगे, n रूट होंगे। ये क्लियर हो गया सबको? अब डायरेक्ट भी है अपने पास फॉर्मूला कि अगर किसी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू निकालना है तो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। अगर मान लो एक 2 बाय 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और इसका मुझे क्या निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ। तो ये 2 बाय 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, मान लो एक मैट्रिक्स है अपने पास 2 1 0 3। अब इसका क्या निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसका क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस ऑफ ए कितना है अपने पास, 3 प्लस 2 5 टाइम्स एक्स प्लस डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 3 2 6। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 6। तो ये हो गया अपने पास पॉलिनोमियल। अगर मैं लैम्बडा के टर्म्स में लिखूंगा तो ऐसे आ जाएगा, लैम्बडा स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 6। और इसको सॉल्व करके जिसका रूट आएगा वो हम लोग क्या करेंगे, उसको आइगन वैल्यू बोलेंगे।
ये तो यहां से भी निकाल सकते हैं रूट, या फिर ये एक स्पेशल मैट्रिक्स है। ये कैसा मैट्रिक्स है? ठीक है, तो इसके दो रूट आएंगे, एक रूट आएगा अपने पास 2 और एक रूट आ जाएगा अपने पास 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास कैसा मैट्रिक्स है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल के जो एंट्रीज होते हैं, अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर हो, इसके डायगोनल एंट्री ही इसके आइगन वैल्यू होते हैं। तो इसका आइगन वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगा? 2 3। तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालेंगे तो वहां से भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट हो गया अपने पास 2 by 2 ऑर्डर के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रेस होता है वो सम ऑफ आइगन वैल्यू होगा। ये आगे एक ट्रेस ए का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ आइगन वैल्यू, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। ये क्लियर हो गया सबको? तो 2 by 2 ऑर्डर के लिए। अब अगर मान लो 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो फिर अगर इसका पॉलिनोमियल निकालना, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, तो कैसे निकालेंगे? एक्स क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस, अब क्या करेंगे? जितने भी प्रिंसिपल माइनर है ना वो निकाल लेंगे। तो प्रिंसिपल माइनर ये कितने ऑर्डर का है? 3 by 3 ऑर्डर का निकाल रहे हैं ना। ऐसे ही 2 by 2 ऑर्डर के जितने प्रिंसिपल माइनर है ना उनका सम निकाल लो। तो 2 by 2 ऑर्डर कितने बनेंगे? एक A11, एक A22 और एक A33, और इनका सम लेना है। ये क्या आ जाएगा अपने पास? x, और उसके बाद फिर माइनस प्लस माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ, तो ये फॉर्मूला आ गया। और माइनर क्या होता है अपने पास? जैसे मैट्रिक्स है तो इसको इंटरसेक्ट करेंगे, ये ऐसे मिडल को इंटरसेक्ट करने का जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट, और लास्ट को करने का जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट। तो होता क्या है, पहले 3 by 3 ऑर्डर का निकालते हैं, फिर इसका 2 by 2 ऑर्डर का, और फिर पूरे मैट्रिक्स का। ठीक है, सॉरी, इसमें 1 by 1 ऑर्डर का, इसमें 2 by 2 ऑर्डर का, और इसमें पूरा 3 by 3 ऑर्डर का माइनर निकालते हैं। डिटर्मिनेंट क्या होता है? 3 by 3 ऑर्डर का, ये क्या होता है? 2 by 2 ऑर्डर का प्रिंसिपल माइनर, और ट्रेस क्या होता है? 1 by 1 ऑर्डर का प्रिंसिपल माइनर। क्लियर है सबको ये? तो ये 3 by 3 ऑर्डर के लिए होता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यू, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। ठीक है, कल हम लोग ने सिमिलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन देखा था कि अगर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं? अलग अलग मैट्रिक्स बना सकते हैं। ठीक है, और कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं? जितने इसके पास डिफरेंट डिफरेंट बेसिस होंगे, जितने डिफरेंट डिफरेंट बेसिस होंगे उतने मैट्रिक्स बना सकते हैं। अगर इनफाइनाइट बेसिस भी होता है तो इनफाइनाइट अलग अलग मैट्रिक्स बना सकते हैं। बट होंगे क्या? वो सारे मैट्रिक्स एक दूसरे के साथ क्या होंगे? सिमिलर होंगे। अब अगर सिमिलर है तो इसका आइगन वैल्यू भी सेम होगा, क्योंकि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के तो अलग अलग आइगन वैल्यू तो होंगे नहीं। इनका आइगन वैल्यू भी सेम होगा, इनका रैंक भी सेम होगा, इनका डिटर्मिनेंट भी सेम होगा। तो इनका सारी चीजें, इसका डिटर्मिनेंट भी सेम होता है, इसके बाद इनका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी सेम होगा, इनका मिनिमल पॉलिनोमियल भी सेम होगा, इनका आइगन वैल्यू भी सेम होगा, और क्या होगा? ट्रेस भी सेम होगा, हो गया ना डी, और कुछ बचा है, और रैंक सेम होगा। ठीक है, तो ये सब सेम होगा, डिटर्मिनेंट भी सेम होता है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, मिनिमल पॉलिनोमियल, आइगन वैल्यू, ट्रेस और रैंक, सब कुछ सेम होगा। सिंपल क्या बोलते हैं इसको? डीसी टर्म। डिटर्मिनेंट, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ट्रेस, आइगन वैल्यू, रैंक और मिनिमल पॉलिनोमियल। ठीक है, अब जो अपने पास कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, जैसे डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, अब इसी में बैकवर्ड डायगोनल, बैकवर्ड स्केलर भी आ जाता है। ठीक है, अब ये ऐसे मैट्रिक्स है, और इसी में अपर ट्रायंगुलर को ऐड कर लो, लोअर ट्रायंगुलर को ऐड कर लो, सुपर अपर ट्रायंगुलर को,
सुपर लोअर ट्रायंगुलर को। ये जितने भी मैट्रिक्स है ना, इनका आइगन वैल्यू क्या आता है, जो इनके डायगोनल एंट्री होंगे ना वही उनके आइगन वैल्यू आते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब जिसके डायगोनल पे नॉन जीरो, सॉरी डायगोनल को छोड़ के बाकी सब जीरो आएंगे। डायगोनल पे नॉन जीरो जीरो सब चलता है, लेकिन डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट है वो सब जीरो आने चाहिए। आइडेंटिटी डायगोनल पे 1 बाकी सब जीरो। स्केलर डायगोनल पे सेम एंट्री, जीरो या नॉन जीरो सब चलेंगे बट सेम एंट्री और बाकी सब जीरो। अपर ट्रायंगुलर डायगोनल के नीचे जीरो होना चाहिए, डायगोनल और उसके ऊपर चाहे जो भी हो। ये अपर ट्रायंगुलर। लोअर ट्रायंगुलर में क्या होगा, डायगोनल के ऊपर वाला जीरो होगा, बाकी जीरो नॉन जीरो चाहे जो भी हो। सुपर अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है, इसमें डायगोनल को भी ऐड कर लेते हैं कि डायगोनल भी जीरो होना चाहिए, उसके नीचे वाला भी जीरो हो, तब सुपर अपर। ऐसे डायगोनल के ऊपर वाले जीरो और डायगोनल जीरो, तो उसको सुपर लोअर ट्रायंगुलर। तो ये जितने भी मैट्रिक्स है ना, और इसमें बैकवर्ड भी ऐड नहीं, बैकवर्ड में नहीं होता, ठीक है। तो ये क्लियर है, इन सारे मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू क्या होते हैं, जो डायगोनल एंट्री होंगे ना वही उसके आइगन वैल्यू हो जाएंगे। क्लियर है सबको ये? सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक हर्मिशियन मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। हर्मिशियन को कॉम्प्लेक्स के अंदर डिफाइन करते हैं, अगर रियल के अंदर है तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। अगर यही चीज किस में आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स में, तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाता है, A इज इक्वल टू A कंजुगेट। इसका मतलब होता है A ट्रांसपोज का या फिर A कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लेना, ठीक है। तो ये अपने पास सिमेट्रिक हो गया और ये अपने पास हर्मिशियन हो गया। अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो इनके आइगन वैल्यू हमेशा रियल होंगे, ठीक है। अब बाकी सब के लिए अपने को पहले मिनिमल पॉलिनोमियल समझना पड़ेगा, इनहेरिटिंग पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके बाद ही हम लोग, और एक होता है कैलिया हैमिल्टन थ्योरम, उसके बाद ही हम लोग आगे का डेफिनेशन देख सकते हैं। ये क्या कहते हैं, मान लो अगर A अपने पास n बाय n ऑर्डर का मैट्रिक्स है और मैंने इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल लिया P ऑफ n। अगर ये मैट्रिक्स अपने पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है, मतलब P ऑफ A इज इक्वल टू 0, तो कैलिया हैमिल्टन थ्योरम क्या कहता है कि हर एक मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता है अपने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को, मतलब P ऑफ A इज इक्वल टू 0। तो ये कैलिया हैमिल्टन थ्योरम है। मतलब अगर मैं P ऑफ लैम्डा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल रहा हूँ और जब इसमें A पुट करूंगा तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। और अगर कोई भी, मान लो कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं एनहेरिटिंग पॉलिनोमियल। दोनों डेफिनेशन क्लियर हो गया सबको? एनहेरिटिंग पॉलिनोमियल मतलब कोई भी पॉलिनोमियल अगर इस मतलब कोई भी दुनिया का एक पॉलिनोमियल ले लिया, अगर इसमें P ऑफ A इज इक्वल टू 0 आ गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये एनहेरिटिंग पॉलिनोमियल है। क्लियर है सबको ये? और कैलिया हैमिल्टन थ्योरम क्या कहता है कि हर एक पॉलिनोमियल, सॉरी हर एक मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता है अपने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आता है मिनिमल पॉलिनोमियल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल होंगे जो इस मैट्रिक्स को मान लो सेटिस्फाई करेंगे, तो मान लो मैंने वो सारे मैट्रिक्स को ले लिया, ऐसे बहुत सारे मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इन सारे मैट्रिक्स में से जो सबसे लोवेस्ट डिग्री का होगा और वो एनहेरिट कर रहा है, तो हम लोग उसी को क्या बोलेंगे, इसका मिनिमम डिग्री का ये जो भी पॉलिनोमियल होगा, मतलब बहुत सारे पॉलिनोमियल होंगे जो सेटिस्फाई करेंगे, मान लो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसमें सबसे मिनिमम डिग्री का होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिनिमल पॉलिनोमियल बोलते हैं। और वो भी कैसा होना चाहिए, मोनिक होना चाहिए। अगर मोनिक नहीं है तो मोनिक बना सकते हैं, मान लो अगर ए नॉट कुछ ए टाइप का है तो उसको ए नॉट से डिवाइड करके मोनिक तो बना सकते हैं। तो सबसे मिनिमम डिग्री का जो एनालिटिक पॉलिनोमियल होता है, या फिर उसी को हम लोग
अगर फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे तो इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल ही बोलते हैं, तो वहां पे जो इरिड्यूसिबल यूज करते हैं वो भी क्या होता है, मिनिमल पॉलिनोमियल ही रहता है। तो ये क्लियर है सबको। तो जो सबसे लोवेस्ट डिग्री का एनहेलिटिंग पॉलिनोमियल होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उस मैट्रिक्स का मिनिमल पॉलिनोमियल। ठीक है। हेलो। अब यहां से जो बाकी के मैट्रिक्स हैं, जैसे आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, अब आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा कि मैं एक पॉलिनोमियल ले लूं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से अपने पास इसको मैं अगर और फैक्टर करूं तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस वन। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और एक आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो ये सारे इसके मिनिमल पॉलिनोमियल हो सकते हैं, ये एनहेरिटिंग पॉलिनोमियल है। और याद रखना है कि मिनिमल पॉलिनोमियल जो है ना वो सबसे लोवेस्ट डिग्री का होता है और वो जितने भी एनहेरिटिंग पॉलिनोमियल है उनको डिवाइड करता है। ठीक है, मिनिमल पॉलिनोमियल अपने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को भी डिवाइड करता है और जितने भी एनहेरिटिंग पॉलिनोमियल होंगे ना, m ऑफ x डिवाइड p ऑफ x, वेयर p ऑफ x इज अ एनहेरिटिंग पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये भी हो सकता है मिनिमल पॉलिनोमियल, ये भी हो सकता है मिनिमल पॉलिनोमियल और ये भी मिनिमल। तो ये तीनों पॉसिबिलिटी है मिनिमल पॉलिनोमियल की। अगर ये एनहेरिटिंग पॉलिनोमियल है तो कोई भी मिनिमल पॉलिनोमियल इसको डिवाइड करेगा, तो ये भी इसको डिवाइड कर रहा है, ये भी इसको डिवाइड कर रहा है और ये भी इसको डिवाइड कर रहा है। तो ये तीन पॉसिबिलिटी है अपने पास मिनिमल पॉलिनोमियल का। क्लियर हो गया सबको ये। अब देखो, तो एक तो ये रिजल्ट आ गया और यहां से एक रिजल्ट आता है कि मिनिमल पॉलिनोमियल है, किसी भी मैट्रिक्स के जितने भी डिस्टिंक्ट रूट होंगे ना वो सारे मिनिमल पॉलिनोमियल के अंदर रहते हैं। मतलब मिनिमल पॉइंट ऐसा कुछ नहीं होगा कि मिनिमल पॉलिनोमियल के, मान लो अगर एक मैट्रिक्स है जिसके पास आइगन वैल्यू है 1 2 3, तो मिनिमल पॉलिनोमियल के पास ना ये फैक्टर तो एटलीस्ट रहेंगे, कि तीनों फैक्टर्स के पास होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये मिनिमल पॉलिनोमियल है तो मैट्रिक्स के सारे आइगन वैल्यू क्या आ जाएंगे, 0। अगर ये है तो मैट्रिक्स के सारे आइगन वैल्यू क्या आ जाएंगे, 1। और ये है तो मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू 0 भी होगा और 1 भी होगा। क्लियर है सबको ये। तो आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, या तो 0 या तो 1 या तो 0 और 1। ठीक है, ये क्लियर है सबको। तो आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स की तीन ही पॉसिबिलिटी है, या तो उसके सारे आइगन वैल्यू 0 होंगे, या तो उसके सारे आइगन वैल्यू 1 होंगे, या तो 0 और 1 होंगे। बट और कोई दूसरा आइगन वैल्यू आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स का तो नहीं होगा। क्लियर है सबको ये। हेलो। ऐसे इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, ऐसे इसको भी चेक करेंगे तो यहां से क्या इक्वेशन बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0। तो इसके पास पॉसिबिलिटी क्या है, या तो सारे आइगन वैल्यू 1 होंगे, या तो सारे आइगन वैल्यू -1 होंगे, या तो आइगन वैल्यू अपने पास 1 और -1 होगा। तो इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स की पॉसिबिलिटी क्या है, आइगन वैल्यू या तो सारे 1 होंगे, या तो सारे -1, या तो 1 और -1, और कोई दूसरा आइगन वैल्यू नहीं होगा। ऐसे नील पोटेंट का निकालेंगे, a raised to k is equal to 0 for some k where k is an index of nilpotency। तो यहां से क्या आ जाएगा, x raised to k is equal to 0, तो सारे आइगन वैल्यू इसके क्या आ जाएंगे, 0 0। तो नील पोटेंट मैट्रिक्स के सारे आइगन वैल्यू 0 आएंगे। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, a ट्रांसपोज a इज इक्वल टू a ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसका आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, a इंटू a ट्रांसपोज इज इक्वल टू,
अगर सिर्फ इतना ही रहेगा तो ये भी अलग मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। तो ये अपने पास, अगर मैं इसको ले लेता हूँ तो इसमें अगर मैं इसका यूज करूंगा इसमें, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट से तो सिर्फ वन आएगा, वन या -1। तो उससे आइगन वैल्यू थोड़ी ना मिलेगा। इससे डिटर्मिनेंट आएगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू प्लस माइनस हो तो पता है अपने को। ठीक है, इसका ना यू मतलब क्या बोलते हैं इसको, जिसका भी क्या बोलते हैं इसको, मॉडुलस 1 होगा वो सारे आइगन वैल्यू होते हैं। मतलब यूनिट सर्कल पे जितने पॉइंट्स आएंगे ना वो सब होता है। ठीक है, अगर मान लो लैम्बडा, अगर ये आइगन वैल्यू इस पॉइंट पे आ रहे हैं ना, तो यही सारे आइगन वैल्यू हो सकते हैं। तो चेक कैसे करते ध्यान नहीं है। ठीक है, तो याद रखना ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के जितने भी आइगन वैल्यू होंगे वो सब किस पे लाई करते हैं, यूनिट सर्कल पे। ठीक है, अगर यूनिट सर्कल पे लाई कर रहे हैं, क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स सब आ सकता है, ऑर्थोगोनल में सब आते हैं, सिर्फ यूनिट सर्कल पे आना चाहिए। ये भी आएगा 1/√2i, ये सब भी आ सकता है। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के जितने भी आइगन वैल्यू होंगे उनका मॉडुलस क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ऑर्थोगोनल का भी यही होता है, यूनिटरी मैट्रिक्स का भी, ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू ए इंटू ए ट्रांसपोज, ये इसमें ही रहता है। अगर आई ऐड करते तो ऑर्थोगोनल हो जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है इसमें, डायगोनलाइजेबल। अब डायगोनलाइजेबल का डेफिनेशन क्या है, हम लोग ने सिमिलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन देखा था कि ए और बी आपस में सिमिलर कब होंगे, जब एक मैट्रिक्स मिलेगा नॉन इन्वर्टिबल पी सच दैट बी इज इक्वल टू पी इनवर्स ए पी, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तब जाके ए और बी आपस में सिमिलर मैट्रिक्स होते हैं। बट ये पी को डायरेक्टली कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट है कि वो कौन सा मैट्रिक्स होगा जिसको रखने पे बी आएगा, ये डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते। हाँ, अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, बेसिस गिवन है, तो हम लोग निकाल सकते हैं, ऐसा डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। बट ये काम कौन करता है, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का यूज करके हम लोग ये पी बना सकते हैं। तो एक तो ये क्लियर हो गया कि जब भी मैं कुछ इस फॉर्म में लिख पा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, ए और बी सिमिलर है। तो डायगोनलाइजेबल क्या कहता है कि अगर कोई मैट्रिक्स किसी डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर हो गया ना, तो ए को हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनलाइजेबल। अब ये सिमिलर का डेफिनेशन क्या है कि इसका मतलब एक मैट्रिक्स मिलेगा पी नॉन जीरो सच दैट कि ए को मैं कैसे लिख सकता हूँ, पी इंटू डी पी इनवर्स, या फिर डी इज इक्वल टू पी इनवर्स डी पी। ठीक है, तो वही सिमिलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन है ना, ये क्लियर है सबको। मतलब अपने को एक नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ढूंढना है कि ए और बी मतलब ए और डी आपस में सिमिलर हो जाए। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स किसी डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ए इज अ डायगोनलाइजेबल। ऐसे ही एक ट्रायंगुलेबल कॉन्सेप्ट होता है, अगर कोई मैट्रिक्स ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के सिमिलर हो तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलेबल मैट्रिक्स। ये क्लियर हो गया सबको, डायगोनलाइजेबल ये डेफिनेशन है। बट डेफिनेशन का यूज करके हमेशा हम लोग चेक नहीं करते। हेलो,
डायगोनलाइजेबल क्लियर है सबको? तो डायगोनलाइजेबल का डेफिनेशन जस्ट इतना है कि कोई भी मैट्रिक्स अगर किसी डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर है तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे कि वो डायगोनलाइजेबल है। हेलो, ये क्लियर है सबको? हम्म। हाँ, अब इसमें बहुत सारे थ्योरम्स हैं जिसका यूज करके हम लोग किसी मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स चेक कर सकते हैं, क्योंकि हर बार हम लोग पी तो ढूंढेंगे नहीं। पी ढूंढने के लिए क्या करना रहता है, उसमें आइगन वेक्टर का यूज करके हम लोग मैट्रिक्स बनाते पी। बट अगर अपने को डायरेक्ट चेक करना है तो कैसे करेंगे? तो कुछ इंपॉर्टेंट तीन थ्योरम डिस्कस करते हैं हम लोग। पहला एक तो ये, अगर ए एक मेरा n बाय n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसके जितने भी आइगन वैल्यू हैं वो सारे अगर डिस्टिंक्ट हो गए ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स मेरा डायगोनलाइजेबल है। तो ये पहला क्लियर हो गया सबको। किसी मैट्रिक्स के जितने भी आइगन वैल्यू है अगर वो सारे डिस्टिंक्ट है तो मेरा मैट्रिक्स कैसा होगा, डायगोनलाइजेबल। ये पहला कंडीशन है, ठीक है। अब सेकेंड वाले के पहले हम लोग कुछ आइगन स्पेस डिफाइन कर देते हैं कि ये आइगन स्पेस क्या होता है। अगर लैम्डा आइगन वैल्यू है, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा n, तो इसके करस्पॉन्डिंग इसके आइगन वेक्टर भी होंगे। तो मैं एक सेट बना रहा हूं जिसमें वो सारे वेक्टर रख रहा हूं जो कि उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के आइगन वैल्यू, सॉरी आइगन वेक्टर हो, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि टी ऑफ वी माइनस लैम्डा वी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, टी माइनस लैम्डा आई वी इज इक्वल टू 0। अब ये किसका डेफिनेशन हो गया? तो इसका मतलब ये जो इस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग जो मैंने ये सेट डिफाइन किया है, ये आ गया अपना किसके इक्वल, कर्नल ऑफ टी माइनस लैम्डा आई ना। वो वेक्टर उठाने हैं जिसमें ये ट्रांसफॉर्मेशन उसको कहां भेज रहा है, जीरो वेक्टर के पास। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस ट्रांसफॉर्मेशन का कर्नल बनाया ना हम लोग ने। क्लियर है सबको ये? तो आइगन स्पेस क्या होता है, टी माइनस लैम्डा आई का कर्नल स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आइगन स्पेस। जो आइगन वेक्टर्स होते हैं ना वो अपने आप में सब स्पेस फॉर्म नहीं करते हैं, लेकिन अपने अगर जीरो वेक्टर को ऐड कर दूं या फिर इस तरीके से एक नलिटी टी बनाऊं तो ये एक सब स्पेस फॉर्म करता है। अगर ये एक सब स्पेस है तो इसका डायमेंशन होगा, और इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, कर्नल टी माइनस लैम्डा आई का नलिटी, ठीक है। इसका डायमेंशन निकालूंगा तो इसी को बोलते हैं नलिटी। तो नलिटी ऑफ हाँ आइगन स्पेस, नहीं आइगन स्पेस कलेक्शन तो लेते हैं बट वो उसमें मतलब इस फॉर्म में लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखना पड़ता है, सिर्फ आइगन वेक्टर नहीं होता। वो आइगन वेक्टर एक सब स्पेस फॉर्म नहीं करता क्योंकि उसमें जीरो वेक्टर ही नहीं रहेगा तो वो कैसे फॉर्म करेगा, ठीक है। ये स्पेस है, आइगन वेक्टर जस्ट वेक्टर होता है, अगर उसमें जीरो वेक्टर नहीं है तो वो एक उसका कलेक्शनशिप नहीं होगा। ये हम लोग ने स्पेस के फॉर्म में लिखा है इसको, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो गया, कर्नल ऑफ टी माइनस लैम्डा आई का जो कर्नल है, मतलब ऐसे वेक्टर जो कहां पे है, जीरो वेक्टर पे। और ये अपने को पता है ये एक सब स्पेस फॉर्म करता है, कर्नल ऑफ टी माइनस लैम्डा आई। तो अगर मैं इसका नलिटी निकाल लूं तो वो क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन हो जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ ई लैम्डा क्या हो जाएगा, नलिटी ऑफ टी माइनस लैम्डा आई। अब ध्यान सुनो, इसी को हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा, कि इस लैम्डा का ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है। तो लैम्डा का ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको। अगर कोई आइगन वैल्यू देके अपने को ये पूछे कि इसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालो, तो हम लोग क्या करेंगे, अब टी माइनस लैम्डा आई का नलिटी निकालेंगे। तो नलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, यहां तक ये क्लियर है सबको? आइगन स्पेस क्लियर हो गया, यहां से टी माइनस लैम्डा आई कैसे ये क्लियर हो गया। तो अगर आगे से ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी पूछेंगे
लैम्डा का, तो इसका मतलब क्या है, ये नलिटी है t माइनस लैम्डा आई का। अब नलिटी कैसे निकालते हैं हम लोग, रैंक नलिटी थ्योरम से, नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस रैंक ऑफ t माइनस लैम्डा है। तो मतलब रैंक माइनस कर लो n में से, मतलब जो भी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा उसमें से t माइनस लैम्डा आई का रैंक माइनस कर दो, तो इसी को बोलते हैं ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा। तो ये क्लियर हो गया ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी किसको बोलते हैं। एक होता है अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। अब अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी किसको बोलते हैं कि कोई एक आइगन वैल्यू कितने टाइम रिपीट हो रहा है। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का, इसके आइगन वैल्यू है 1 1 2, तो 1 कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 2 टाइम। तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 कितना आ जाएगा, 2। 2 कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 1, तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 कितना आ जाएगा, 1। अब ऐसे ही हम लोग क्या निकालेंगे इसको, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के लिए क्या करना होगा, a माइनस लैम्डा 1, मतलब a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट, सॉरी इसका नलिटी निकालो। अगर वो 2 के इक्वल आ गया तो उस केस में बोलेंगे कि जो मेरा मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल होगा। मतलब जब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी के इक्वल आ जाएगा, जितने भी आइगन वैल्यू है हर एक आइगन वैल्यू का अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी सेम आना चाहिए, उस केस में मैट्रिक्स मेरा डायगोनलाइजेबल होगा। तो ये सेकंड डेफिनेशन है। हाँ हाँ, रिलेशन ना, कि अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, ये तो रिलेशन है। डायगोनलाइजेबल के लिए क्या होना चाहिए, दोनों सेम आने चाहिए। और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कभी भी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी को एक्सीड नहीं कर सकता, मतलब अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी हमेशा ग्रेटर ही होगा उसके ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। अगर इक्वल आ गया तो उस केस में वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। तो ये सेकंड डेफिनेशन है। अब आइगन स्पेस के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके आइगन वेक्टर्स ले रहे हैं, अगर वो सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है, तो भी हम लोग क्या बोलते हैं, अगर मान लो इसके करस्पॉन्डिंग में जितने भी आइगन वेक्टर्स हैं वो सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तो भी मेरा मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनलाइजेबल होता है। तो ये 3 डेफिनेशन तो अपना यहां से आ गया। एक तो सारे आइगन वैल्यू अगर डिस्टिंक्ट है तब, या फिर उसके करस्पॉन्डिंग क्या निकाल लो, आइगन वेक्टर निकाल लो। ये बहुत टाइम लगता है, इसको कभी मत यूज करना। इसमें पहले अपने को आइगन वेक्टर निकालना रहेगा, फिर चेक करेंगे हम लोग कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो सीधे सीधे क्या निकाल लो, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, अगर ये सेम है तो डायगोनलाइजेबल। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जितने भी मिनिमल पॉलिनोमियल है वो सारे लीनियर फैक्टर होने चाहिए, फैक्टर्स ऑफ इन लीनियर, या फिर जितने भी फैक्टर्स है वो लीनियर फैक्टर्स होने से मिनिमल पॉलिनोमियल के अंदर। तो मिनिमल पॉलिनोमियल के सारे फैक्टर्स अगर लीनियर है तो भी मेरा क्या हो जाता है, मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगा। अब ये क्यों होता है, ये इसके लिए अपने को जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म समझना रहेगा, वो वहां से आ जाता है। तो ये 4 डेफिनेशन क्लियर है सबको। पहले तो अगर सारे आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है उस केस में मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। अगर अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी सेम है तब मेरा मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगा। अगर सारे आइगन वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है उस केस में मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगा। या फिर मिनिमल पॉलिनोमियल के अंदर जितने भी फैक्टर्स है वो सारे लीनियर है तो मेरा मैट्रिक्स